हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 85 है। 84 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? निकोलो कोंटी, सीजर फ्रेडरिक, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। तो कौन सा यात्री था जिसने तालीकोटा का युद्ध के पराजय के उपरांत जो है कि उन्होंने विजयनगर का भ्रमण किया और वर्णन किया? तो वो थे आपके सीजर फ्रेडरिक। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए तालीकोटा का युद्ध जो है कि आपका कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में। देखिए ये किसके बीच हुआ था? तो ये दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। देखिए ये लड़ाई जो है कि आपका राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी और इसलिए जो है कि इस तालीकोटा युद्ध को राक्षस तांगड़ी नामक मतलब इस नाम से भी इसको जाना जाता है और एक और नाम से जाना जाता है, बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। देखिए इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध के बाद विजयनगर का भ्रमण ये जो है कि आपके सीजर फ्रेडरिक ने जो है कि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने जो है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो वो किया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है कि ये मोहम्मद का चचेरा भाई था। ठीक है। और ये 23 मार्च 1351 में ये गद्दी पर बैठा। ठीक है। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था ये जो है कि पहला ऐसा सुल्तान था कि जो कि युद्ध और विजय की तुलना में जो है कि अपने जो इसके प्रजाएं थी उसकी उन्नति के बारे में मतलब ये ध्यान दिया। ठीक है। इसने जो है कि बेरोजगारों की सहायता की और दीवान ए खैरात और खैरात अस्पताल की स्थापना कराई। ठीक है। और इन्होंने ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में खैरुल मनाजिल नामक मदरसे का निर्माण किया था? महाम अनगा ने, हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, शाह बेगम ने। तो दिल्ली में जो खैरुल मनाजिल ये मदरसा है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है कि माहम अनगा ने किया था। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये माहम अंगना जो है कि अकबर के उपमाता थी। ठीक है। और इन्होंने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की जो कि ये खैरुल मनाजिल नाम से प्रसिद्ध था। ये देखिए मदरसा होता क्या है? मदरसा जो है ना ये एक आपका अरबी शब्द है। यह एक प्रकार के जो कि शैक्षणिक संस्थान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो तंबाकू का सेवन जो है कि निषिद्ध कर दिया किसने? तो ये किया आपका जहांगीर ने। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू भारत में 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाई गया था और इसी के आसपास जो है कि मक्का भी लाया गया था। वो कहाँ से लाया गया था? तो अमेरिका से लाया गया था भारत, मक्का। ठीक है। तो जहांगीर के समय में ना तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया और इसी के समय में तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। ये दिया गया है कि काजी अल कुजात, इसको जो है कि उस टाइम पे क्या बोला जाता था? काजी अल कुजात को। तो ये जो है कि उस टाइम पे आपका ये न्याय प्रशासन था। ठीक है। मुहतसिब ये क्या था? तो ये जो है कि आपका जनता का सदाचार निरीक्षक था
और दीवान ए कुल की बात करें तो ये आपका राजस्व एवं वित्त था। और मीर बख्शी ये आपका सैन्य संगठन था उस टाइम पे। तो ये हो जाएगा A4, B3, C1 एंड D2। तो 4, 3, 1, 2 कौन सा है? 4, 3, 1, 2 ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, रामचंद्र गणेश, रावजी अप्पाजी, कान्होजी अंग्रे। तो पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी जो थी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई, जिसका क्या नाम था? तो उनका नाम था कान्होजी अंग्रे। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सागरों में किसमें न्यूनतम लवणता है? बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। तो ये जो सागर दिए गए हैं उसमें से न्यूनतम लवणता के बारे में बात की जा रही है। तो न्यूनतम लवणता जो है कि किस में है? तो वो है आपका बाल्टिक सागर में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए लवणता की बात करें तो ये जो है कि पानी में नमक या लवण की मात्रा को ही लवणता कहते हैं। जो भी महासागर होते हैं ना, उसमें उपस्थित लवणता के कारण ही समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है। ठीक है, देखिए बाल्टिक सागर को हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये रहा अपना इंडिया और यहाँ से कनेक्ट करके देखिए ये रहा आपका बाल्टिक सागर। ठीक है, देखिए इसको और भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये है आपका बाल्टिक सागर। देखिए इसके आसपास की कंट्री को भी देख लेते हैं। देखिए स्वीडन है इधर, फिनलैंड है इधर, आपका इधर जो है कि इस्तोनिया है, पोलैंड है इधर डेनमार्क है। तो आप लोग जो है कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो उसके आसपास की कंट्री आप लोग थोड़ा देख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुत्तम ज्वार आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक सीध में होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा न्यून कोण बनाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लघुत्तम ज्वार कब आता है? तो ये आता है आपका पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं। ठीक है, तब जाकर के इस स्थिति में जो है कि आपका लघु ज्वार होता है। ठीक है, देखिए ये स्थिति कब आती है? तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होंगे तो क्या होगा? तो इस स्थिति में जो है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में होते हैं तो इस स्थिति में सीजिंग कहलाती है। ठीक है, और ये जो है कि इस टाइम पे दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है? तो पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। ठीक है, देखिए ज्वार और भाटा होता क्या है? तो ये सूर्य और चंद्रमा को आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा आगे बढ़ने के अवस्था को हम ज्वार कहते हैं, और उसी जल को नीचे उतरने और पीछे की ओर लौटने की अवस्था को हम भट्टा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चेरनोजेम, चेस्टनट, लेटोजल, पाड़जाल। शंकुधारी वनों की बात की जा रही है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पाड़जाल। देखिए शंकुधारी वन मतलब टैगा वन, ये जो है कि पाड़जाल मिट्टी में मतलब ये पाई जाती है, और ये मिट्टी जो है कि अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है और वो किस कंट्री से रिलेटेड हैं। तो एनू जापान, बुशमैन जायरे, मसाई केन्या, पापुआंस न्यू गिनी। तो देखिए एनू जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मसाई ये केन्या में पाई जाती है। पापुआंस ये न्यू गिनी में पाई जाती है। देखिए बुशमैन की बात करें तो ये जायरे में नहीं पाई जाती है। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? तो बुशमैन जनजाति जो कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। और जायरे में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो जायरे में जो है कि पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अमेजन एवं कांगो बेसिन अवस्थित है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, स्टेपी प्रदेश में, आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, शीतोष्ण मानसून प्रदेश में। तो अमेजन और कांगो बेसिन की बात की जा रही है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दोनों अवस्थित है आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। देखिए अमेजन बेसिन ये दक्षिण अमेरिका में है। देखिए अमेजन वन कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? अमेजन वन तो दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे आग भी लगी थी, ठीक है। तो अमेजन वन से पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो कितना परसेंट जो है कि ऑक्सीजन मिलता है अमेजन वन से, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए कांगो बेसिन की बात करें तो कांगो बेसिन ये जो है कि अफ्रीका के आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैपरल वन मिलते हैं ब्राज़ील में, कैलिफोर्निया में, इंडोनेशिया में और मध्य चिली में। तो चैपरल वन ये कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके कैलिफोर्निया में। देखिए जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो घास पाई जाती है ना, जो झाड़ियाँ पाई जाती है, उसी को कैलिफोर्निया में चैपरल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरेनीज पर्वत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच, स्पेन और पुर्तगाल के बीच और अल्जीरिया और मोरक्को के बीच। तो पिरेनीज पर्वत ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किसके किसके बीच? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनाट रेखा है, ठीक है, ये सीमा बनाती है। स्पेन और पुर्तगाल के बीच और अल्जीरिया और मोरक्को के बीच। ये आप लोग थोड़ा गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके बीच कोई रेखा है, कोई सीमा निर्धारित करता है या नहीं करता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरा पर्वतीय तारिम बेसिन निम्न में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं? हिमालय और क्यूनलून और टियनशान और अल्टाई और खिनगन। तो अंतरा पर्वतीय तारिम बेसिन ये निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं? तो ये अवस्थित है आपका टियनशान और अल्टाई के बीच। देखिए तारिम बेसिन ये जो है ना, ये चीन में टियनशान पर्वत श्रेणी और अल्टाई पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। ये तारिम बेसिन आपका इसके दक्षिण में अगर देखा जाए ना, तारिम बेसिन के दक्षिण में तो मरुस्थलीय भाग है और इसको किस नाम से जानते हैं हम? तो तकला मकान के नाम से जानते हैं इस मरुस्थलीय भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वनस्पति प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में माना जाता है? टैगा, प्रेयरी, सवाना, सेल्वा। तो वनस्पति प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका सवाना को। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए बड़े शिकारों की भूमि सवाना को। देखिए ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं कि शक्तिहीनता का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो विषुवतीय प्रदेश को। सतत कठिनाइयों का प्रदेश ये मरुस्थलीय प्रदेश को। विकास का प्रदेश ये उष्ण मानसूनी प्रदेश को। और प्रयास का प्रदेश जो है कि ये आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को माना जाता है। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवा अपतटीय पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है गुजरात तट के सामने, कोंकण तट के सामने, मालाबार तट के सामने, कोरोमंडल तट के सामने। रवा अपतटीय पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो ये है आपका गुजरात तट के सामने। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर एक चोटी है पश्चिमी घाट की, माउंट आबू में, महादेव पहाड़ियों में, मध्य हिमालय में। तो गुरु शिखर ये चोटी कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ? ये राजस्थान में है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी का ऊंचाई कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति, घूर्णन गति, रूपांतरित गति, चक्रण, घुमाव गति।
तो रेल की जो गति है वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो देखिए रेल की गति जो है कि आपका रूपांतरित गति का उदाहरण है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए रूपांतरित गति में क्या होता है? तो रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग जो है समान दिशा में तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी में भी यही होता है कि वो जो है कि सभी जो भाग होते हैं रेल के डिब्बे समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में समान समय में, मतलब एक ही समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं सारे। तो इससे हो जाएगा आपका रूपांतरित गति। जो रेल की गति होती है वो रूपांतरित गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। देखिए कॉस्मिक किरणें के संबंध में बात की जा रही है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए कॉस्मिक किरणें जो है कि आपका सूर्य से उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। कॉस्मिक किरणों के बारे में उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये कॉस्मिक किरणें का ये भी संबंध में ये भी सही है। लेकिन कॉस्मिक किरणें जो है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। जो कॉस्मिक किरणें होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नहीं है पूछ रहा है। तो कॉस्मिक किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो ये नहीं होती है, तो ये नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है इसके बारे में, कॉस्मिक किरणें के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल कांच लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है। देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है? इसमें ऐसा होता है कि निकट की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, और दूर दृष्टि दोष में ये होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। देखिए बिल्कुल उल्टा होता है ये। ठीक है, निकट दृष्टि दोष ऐसे लगता है कि देखने में कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। निकट दृष्टि दोष में आप लोग याद रखिएगा कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं जो है कि स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए निकट दृष्टि दोष ठीक किससे किया जाता है? तो ये अवतल लेंस प्रयुक्त करके, और दूर दृष्टि दोष कैसे ठीक किया जाता है? तो ये उत्तल लेंस प्रयुक्त करके। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसी संगीत राज का लेखक माना जाता है? किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? ऑप्शन दिया गया था कृष्णदेव राय, हेमाद्रि, भोज, राणा कुंभा। तो संगीत राज का लेखक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका राणा कुंभा को। देखिए राणा कुंभा जो है ना कि साहित्य और कला के महान संरक्षक थे और उन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी, और इन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ का इन्होंने रचना किया था, मतलब लिखा था इन्होंने। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएंगे राणा कुंभा। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा अत्यधिक धात्विक है? धारवाड़, गोंडवाना, टर्शियरी, विंध्यन। तो ये जो शैल समूह हैं उसमें से अत्यधिक धात्विक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप है UPPCS BEO ROERO करके, तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।